हेलो स्टूडेंट्स, हम आज अपनी चौथी क्लास है। तो देखिए, हम एनिमल पढ़ रहे थे, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक विस्थापन। तो रासायनिक विस्थापन की आप डेफिनेशन देख चुके थे कि किस तरह निकटवर्ती प्रोटॉन के पास में उपस्थित सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन की डीशिल्डिंग और शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो उसका एनिमल संकेत है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा विस्थापित हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक विस्थापन। फिर आप देख चुके थे इसके लिए मानक के रूप में हमें टेट्रामेथिलसेलेन का उपयोग किया गया है। क्यों किया, इसके पॉइंट्स हम देख चुके थे। आगे हमने देखा था कि रासायनिक विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए दो तरह के पैमानों का उपयोग किया जाता है, एक डेल पैमाना और एक टो पैमाना। डेल पैमाना पढ़ चुके थे कि डेल में जो पैमाना है उसको हमने डेल बराबर 0 दिया है मान, और बाकी मानों को बढ़ते हुए क्रम में डी शिल्डी के बढ़ते हुए क्रम में और डेल के बढ़ते ऑर्डर के साथ इसको प्रदर्शित किया जाता है। जिस तरह यहाँ दिखाया गया है, मैंने इसको दोबारा बना दिया है। आगे देखिए, कुछ हाइड्रोजन की प्रकृति के आधार पर जो डेल का मान होता है उसको हमें यहाँ सारणीबद्ध किया है। देखिए, यदि 1 डिग्री कार्बन है तो उसके लिए जो विस्थापित एनिमल संकेत होगा, अर्थात जो डेल का मान होगा वो क्या आएगा? 0.8 या 1, इन दोनों के बीच में आएगा। अगर 2 डिग्री कार्बन है तो उसके लिए क्या आएगा? 1.2 से 1.4 के बीच में आएगा। इसी तरह 3 डिग्री है तो 1.4 से 1.7 के बीच में उसका रासायनिक विस्थापन का मान आएगा। यदि अल्कोहलिक हाइड्रोजन है तो क्या आएगा? 3 से 5 के बीच आएगा। यदि एल्डिहाइड कार्बन हाइड्रोजन है तो 9 से 9.8 के बीच में उसका रासायनिक विस्थापन होगा। इसी तरह एसिड के लिए, इसी तरह एरोमेटिक हाइड्रोजन के लिए और कीटोन वाले हाइड्रोजन के लिए ये हमने बताया है कि किस तरह अगर ये वाले हाइड्रोजन होंगे तो उनके लिए जो रासायनिक विस्थापन का मान होगा डेल की फॉर्म में, पीपीएम में, वो इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखिए, डेल स्केल और एक है टो स्केल। ये टो स्केल क्या है? टो स्केल में जो टीएमएस लिया था अपन ने, मानक लिया था, उसके लिए एनिमल के जो टो का मान दिया गया है वो क्या दिया गया है? 10 दिया गया है। बाकी को घटते हुए क्रम में, शील्डिंग के घटते हुए क्रम के साथ टो का भी घटता हुआ मान प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, टीएमएस के लिए टो की वैल्यू क्या दी गई है? 10, जबकि डेल की वैल्यू क्या दी गई थी? 0। जो डेल स्केल है वो किस ऑर्डर में है? डी शिल्डिंग के, तो डेल का मान बढ़ता है तो डी शिल्डिंग भी बढ़ रही है, जबकि यहाँ यदि टो घट रहा है तो डी शिल्डिंग घट रही है। ठीक है, तो यह आपने देखा डेल स्केल और टो स्केल, इन दोनों के मध्य रिलेशन क्या है? तो टो बराबर 10 माइनस डेल होता है। ये आपने देखा रासायनिक विस्थापन, इसके दो पैमाने, टो पैमाना और डेल पैमाना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना चक्रण विपाटन और युग्मन स्थिरांक। नेक्स्ट देखिए, ये चक्रण विपाटन क्या होता है? किसी कार्बनिक अणु में जिस प्रोटॉन का हम एनिमल संकेत प्राप्त कर रहे हैं उसके निकटवर्ती, मतलब नियरिंग कार्बन पर उपस्थित जो प्रोटॉन होता है उसके कारण, उसके चक्रण के कारण, चक्रण अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है? जिसका हम एनिमल संकेत प्राप्त कर रहे हैं वो संकेत सिंगलेट के रूप में यहाँ प्राप्त होकर हमें मल्टीप्लेट के रूप में होता है। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं? चक्रण विपाटन कहते हैं। क्या? किसी कार्बनिक अणु में उपस्थित प्रोटॉन का जो संकेत है वो सिंगलेट के स्थान पर प्रेजेंट ना होकर हमें मल्टीप्लेट के रूप में प्राप्त हो, ऐसा निकटवर्ती प्रोटॉन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसे हम कहते हैं चक्रण विपाटन। क्योंकि ये विपाटन क्यों हुआ? सिंगलेट से हमें मल्टीप्लेट मिला, मतलब क्या हो गया? संकेत का विपाटन हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें पता है कि जो निकटवर्ती प्रोटॉन है वो
अलग अलग विन्यास के रूप में रहता है। और जब ये अलग अलग विन्यास ही अलग अलग विन्यास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से अलग अलग तरह से अंतःक्रिया करते हैं तो इसके कारण क्या होता है, संकेत विपाटित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं चक्रण चक्रण विपाटन। देखिए कैसे, हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें डबलेट और ट्रिपलेट प्राप्त होगा। इससे पहले हम एक सिंगलेट का डबलेट में कन्वर्जन लेते हैं। माना कि हमें किसी में एक सिंगलेट एनिमल संकेत मिलना चाहिए, लेकिन यह निकटवर्ती प्रोटॉन के कारण वो किसमें चेंज हो गया, डबलेट में। तो कैसे चेंज होगा, देखिए मैंने एक उसका उदाहरण लिया है कि हम एक प्रोटॉन का एनमर संकेत प्राप्त कर रहे हैं और उसके निकटवर्ती में कार्बन पर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। अब उस प्रोटॉन के देखिए दो तरह के विन्यास हो सकते हैं। एक विन्यास जिसमें ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जबकि एक विन्यास जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की क्या कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। तो इस तरह से दो विन्यास संभव है। इसलिए ये सिंगलेट के स्थान पर क्या प्राप्त होता है, संकेत के रूप में डबलेट प्राप्त होता है। तो ये जो सिंगलेट प्राप्त हो रहा है ये तो कब प्राप्त होता है, जब हाइड्रोजन का युग्मन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि जब निकटवर्ती प्रोटॉन से हाइड्रोजन के प्रोटॉन का युग्मन हो जाता है तो क्या होता है, संकेत का विपाटन हो जाता है और सिंगलेट के स्थान पर क्या प्राप्त होता है, हमें डबलेट प्राप्त होता है। अच्छा, इसकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, इसकी तीव्रताओं का अनुपात होगा 1:1। ऐसा कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर आपको दो तरह के ही विन्यास संभव मिल रहे हैं। ये और ये दोनों के विन्यास को जो मिलने की संभावना है वह समान है, इसलिए हम इसका रेशो भी क्या लिखेंगे, 1:1। आगे हम चलते हैं कि किस तरह हमें ट्रिपलेट और क्वार्टेट मिलता है। देखो हमने एक एग्जांपल लिया है मैथिल एथिल ब्रोमाइड का एग्जांपल लिया अपन ने, एथिल ब्रोमाइड। इसमें देखो आपको दो तरह के प्रोटॉन नजर आ रहे हैं, एक तो ये प्रोटॉन और एक ये प्रोटॉन। इन तीनों का एनवायरमेंट समान है इसलिए हमें सेम टाइप के कहेंगे, इनका समान इसलिए सेम टाइप के कहेंगे। लेकिन ये दो असमान है इसलिए इन दोनों को अलग अलग टाइप दिया गया, ये ए टाइप और ये बी टाइप। इसका पता चल रहा है आपको, ये जो तीनों हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट CH बॉन्ड से बॉन्डेड है और उसके एनवायरमेंट में समीप मास क्या है, CH2 है तीनों की। इसी तरह की जो CH2 है इनके जो दो हाइड्रोजन है वो इधर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है ब्रोमीन से और इधर बॉन्डेड है CH3 से, इसलिए ये समान है, ये समान है। अब आगे देखिए, जो ये ए टाइप के प्रोटॉन होते हैं ये क्या सिग्नल देते हैं हमें, ट्रिपलेट। जबकि जो बी टाइप के प्रोटॉन होते हैं वो हमें कौन सा सिग्नल देते हैं, क्वार्टेट। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले देखते हैं हम ए प्रकार के प्रोटॉन के लिए। हमें मिलना चाहिए क्या, एक सिंगल एनएमआर संकेत मिलना चाहिए, लेकिन ये ना मिलके हमें मिलता है ट्रिपलेट। आपको पता है कि विपाटन क्यों हुआ है, निकटवर्ती प्रोटॉन से चक्रण चक्रण अभिविन्यास के कारण। तो देखो कैसे कि ये ए टाइप के प्रोटॉन के पास में हमें दो टाइप के निकटवर्ती प्रोटॉन हैं, इनका विन्यास बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विन्यास से किस तरह से विन्यासित हो सकता है। तो देखो, एक तो हो सकता है कि जो दोनों प्रोटॉन है उनका चक्रण कैसा हो, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, मतलब उसकी सपोर्ट कर रहा हो सकता है एक का चक्र
वाले का सपोर्ट नहीं कर रहा और इस वाले का सपोर्ट कर रहा हो सकता है कि दोनों भी क्या कर रहे हो, इसका विरोध कर रहे हो। इस तरह आपको देखो यहाँ पर कितने विन्यास संभव है, 3 विन्यास संभव है। इसलिए जो हमें एनएमआर संकेत मिला वो सिंगलेट के स्थान पर क्या मिला है, ट्रिपलेट मिला है। अब इसके तीव्रता का रेशो पता करना है हमें पता है कि ये विन्यास जिसने कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसका मान 1 है। जो विरोध कर रहा है पुण्य उसका मान 2 है। लेकिन जो कुछ मान कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब मानो 1 + 1 - है, तो टोटल मिला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसका कितने मान है, 2 है। तो आपको इसका रेशो क्या मिलेगा, 1:2:1। ये किसका रेशो है, ट्रिपलेट में तीव्रताओं का अनुपात होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ये सिंगल मिला है वो तो कब मिला है, जब हाइड्रोजन का युग्मन नहीं हुआ है। हाइड्रोजन के युग्मन की अनुपस्थिति में हमें सिंगलेट की प्राप्ति होती है। लेकिन जब 2 निकटवर्ती प्रोटॉन से युग्मन हो जाता है तो सिग्नल का ट्रिपलेट में विपाटन हो जाता है, ये हमने यहाँ दर्शाया है। नेक्स्ट देखो, बी प्रकार के प्रोटॉन के लिए ये कैसे संभव है। देखिए, बी प्रकार के प्रोटॉन में अगर निकटवर्ती ए प्रकार के प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है तो हमें सिग्नल क्या मिलेगा, सिंगलेट मिलेगा। लेकिन यहाँ प्रेजेंट है निकटवर्ती प्रोटॉन, तो क्या हो जाएगा, इसका विपाटन हो जाएगा। क्या है, आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। देखिए इसमें प्रोटॉन के विन्यास किस तरह से संभव है। हो सकता है कि तीनों का चक्रण इस तरह हो कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो सकता है 2 तो इसका सपोर्ट कर रहे हो और 1 इसका विरोध कर रहा हो सकता है 2 इसका विरोध कर रहे हो और 1 सपोर्ट कर रहा हो। हो सकता है कि तीनों की तीनों इसका विरोध कर रहे हो। देखिए इसमें आपको किस तरह के विन्यास मिले हैं। हो सकता है कि अगर ये इसका सपोर्ट कर रहा है तो उसमें आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ एक ही ऐसा विन्यास संभव है। जबकि देखो जब 2 इसको सपोर्ट कर रहा है और 1 विरोध कर रहा है तो ऐसे विन्यास कितने संभव है, 3। और 2 सपोर्ट कर रहे हैं, 2 विरोध कर रहे हैं और 1 सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे विन्यास से कितने संभव है, 3। जबकि तीनों ही अगर विरोध कर रहे हो तो ऐसे कैसे सपोर्ट है, 1। तो आपको इसकी तीव्रता का अनुपात क्या मिलेगा, 1:3:3:1। और ये संकेत क्या मिलेगा आपको, क्वार्टेट। तो आपको समझ में आया कि किस तरह निकटवर्ती प्रोटॉन के विभिन्न चक्रणों के कारण, विभिन्न प्रकार के चक्रणों के कारण संकेत का विपाटन हो जाता है। ठीक, और ये किस पर डिपेंड करता है, निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या पर। तो देखो अगर निकटवर्ती प्रोटॉन आपके पास में कितने थे, 2 थे, तो आपने 2 + 1 किया, कितना मिला, 3। अगर आपके पास 3 थे, 3 + 1 किया, मिल गया 4। यदि निकटवर्ती प्रोटॉन n है तो सिग्नल का विपाटन किसमें होगा, n+1 मल्टीप्लेट में। ठीक, तो आपको ये पता चल गया है कि अगर हमें किसी के लिए विपाटन के दौरान मल्टीप्लेट का पता करना है तो हमें किस फॉर्मूले का यूज करना होगा, n+1 का, जहां पर n क्या होगा, निकटवर्ती प्रोटॉनों की संख्या। आपको ये ध्यान रखना है कि ये चक्रण विपाटन तभी होगा जब ये जो हाइड्रोजन है वो इसके जस्ट निकटवर्ती प्रोटॉन को प्रेजेंट है। यदि देखिए एक बार, अगर आपको ये दे दिए और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या चक्रण विपाटन होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे इस CH3 के जो निकटवर्ती वो क्या है, ऑक्सीजन। इसी तरह CH3 के निकटवर्ती क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है।
तो यहाँ पर जो प्रोटॉन प्रोटॉन कपलिंग होती है वो यहाँ पर नहीं होगी। इस तरह आपने देखा एथिल ब्रोमाइड में किस तरह निकटवर्ती प्रोटॉन की विभिन्न चक्रणों के कारण संकेत का विपाटन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपने अभी देखा कि जब निकटवर्ती प्रोटॉन होते हैं तो संकेत का विपाटन होता है। तो हम अब देखते हैं, एक सारणी देखते हैं कि किस तरह से कि अगर भिन्न भिन्न संख्या में हमारे पास निकटवर्ती प्रोटॉन है तो क्या मल्टीप्लेट मिलेगा और उसकी तीव्रताओं का रेशो क्या होगा। तो देखिए, निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या तीव्रताओं का अनुपात नेक्स्ट है मल्टीप्लेट की प्रकृति। कैसे, अगर निकटवर्ती प्रोटॉन कुछ ना हो तो क्या होगा, हमें सिगरेट मिलेगा। यदि निकटवर्ती प्रोटॉन की संख्या 1 हो तो आपको क्या मिलेगा, डबलेट मिलेगा। और तीव्रता का रेशो होगा 1:1। यदि 2 हो तो क्या मिलेगा आपको, ट्रिपलेट मिलेगा। तीव्रता का रेशो होगा 1:2:1। यदि 3 हो तो आपको क्या मिलेगा, क्वाड्रेट मिलेगा। तीव्रता का रेशो क्या होगा, 1:3:1। 4 हो तो क्या मिलेगा आपको, क्विंटेट मिलेगा। इसमें तीव्रता का रेशो क्या होगा, 1:4:6:4:1। यदि 5 हो तो आपको क्या मिलेगी, 6 इसमें तीव्रता का अनुपात क्या होगा, 1:5:10:5:1। यदि 6 हो तो क्या मिलेगा, 1:6:15:15:20:15:6:1। इसे क्या कहेंगे हम, सेप्टेट। देखिए, यदि निकटवर्ती प्रोटॉन 0 है तो आपको मल्टीप्लेट मिलेगा क्या, सिंगलेट। यदि 1 है तो डबलेट, 2 है तो ट्रिपलेट। ये किससे मिल रहे हैं हमें, n+1 से। रेशो 1:1, 1:2, 1:3:3:1। इसका पता आपको कैसे चलता है, हम देखते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वो विन्यासित है या उसका विरोध कर रहे हैं, किस तरह विन्यासित है, मतलब प्रोटॉन की कितने तरह के विन्यास संभव है, उसके आधार पर आपको इसकी तीव्रताओं का अनुपात का पता चलता है। तो आप देख चुके हैं किस तरह चक्रण चक्रण विपाटन होता है, किस तरह एक सिंगलेट, डबलेट या ट्रिपलेट अर्थात मल्टीप्लेट में चेंज होता है, उनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या मिलता है आपको, ये सब आप लोग देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे युग्मन स्थिरांक क्या होता है।